नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। देवानाम प्रिय अथवा प्रियदर्शी अशोक निश्चय ही भारतवर्ष के महान सम्राटों में गिने जाएंगे और यह उनके अपने आचरण, कार्यों, निर्मितियों और शिलालेखों के दृष्टिगत है। तथापि किसी भी शासक और उनके शासन समय की एकांगी विवेचना नहीं हो सकती। सम्राट अशोक पर संपूर्ण विमर्श उनके तीन ज्ञात स्वरूपों चंड अशोक, काम अशोक और धम्म अशोक को समग्र रूप से देखने के साथ ही संभव है। वह विशाल साम्राज्य जिसकी नींव चंद्रगुप्त चाणक्य की महान युति ने रखी थी, जिसे बिंदुसार ने दृढ़ता प्रदान की, जिसे स्वयं अशोक ने यश की पराकाष्ठा तक पहुंचाया, वह उनकी मृत्यु के पश्चात 50 वर्ष भी नहीं चल सका। क्यों? क्या मात्र यही हुआ कि अपनी सेना की परेड का निरीक्षण करने वाले सम्राट भारद्रथ का उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंत कर दिया और स्वयं सिंहासन पर आसीन हो गए? यदि ऐसा ही था तो सेना विद्रोही क्यों नहीं हुई? माना कि सैनिकों की प्रतिबद्धता अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग के प्रति रही होगी, परंतु प्रजा तो विद्रोही होती। संज्ञान में लें कि जब शिशुनाग का अंत कर महापद्म नंद के हाथों केंद्रीय सत्ता प्राप्त हुई, तब वे सीधे ही सिंहासन पर नहीं बैठे। वे अनेक वर्षों तक शिशुनाग के दुर्बल वारिसों के प्रतिनिधि की तरह शासन कर अपनी पकड़ मजबूत करते रहे। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त को मगध विजय के पश्चात भी आसानी से सत्ता हस्तगत नहीं हुई थी। धनानंद के समर्थक सामंत, विशेष रूप से उनके महाअमात्य राक्षस, सतत प्रयत्नशील रहे कि वापस केंद्रीय सत्ता पर नंदों का अधिकार हो जाए। उनके साथ बड़ी संख्या में नागरिक और नंद समर्थक सैनिक भी जुट गए थे। चाणक्य ने अनेक समझौतों, युक्तियों और षड्यंत्रों के माध्यम से मौर्य सिंहासन को निर्णायक सुरक्षा प्रदान की थी। ऐसी परिस्थिति के ठीक उलट सेनानी पुष्यमित्र शुंग के हाथों सम्राट भारद्रथ के मारे जाने से न तो सेना विचलित हुई, न ही जनता। आखिर क्यों? क्या अंतिम सम्राट बृहद्रथ इतने अलोकप्रिय थे कि जैसे उनके पतन की प्रतीक्षा ही की जा रही थी? क्या इस अलोकप्रियता का बीज सम्राट अशोक के शासन समय में ही रख दिया गया था? सम्राट अशोक का निधन वर्ष 233 ईसा पूर्व में हुआ, परंतु ऐसी क्या परिस्थिति थी कि इससे केवल 47 वर्ष के भीतर ही विशाल मौर्य साम्राज्य चरमराकर धराशायी हो गया। एक और पारिवारिक कलह ने सिर उठाया। उत्तराधिकारियों के मध्य खींचतान अपने चरम पर थी। गांधार, कश्मीर, आंध्र, कलिंग जैसे विशाल परिक्षेत्र एक एक कर साम्राज्य से छिटक, पृथक और स्वतंत्र हो गए। इसका प्रतिकार करने की क्षमता केंद्रीय सत्ता में थी ही नहीं, क्योंकि उस युग की राजनीति धम्म को इस तरह समर्पित थी कि सेना को सक्षम करने की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। यही कारण है कि एक और कान्यकुब्ज तक का क्षेत्र जालौक ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यवन सतत आक्रमण करते भारत भूमि को यत्र तत्र से कब्जाने लगे। कलिंग में खारवेल के उदय ने मगध के शक्ति संपन्न होने के रहे सहे भ्रम को भी मिटा दिया था। वस्तुतः मगध साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति के बल पर ही अनेकता में एकता का आधारभूत नेतृत्व दे सका था। सम्राट अशोक के शासन समय में वह स्थिति भी निर्मित हुई जब साम्राज्य विस्तार अथवा उसके स्थायित्व के लिए शक्ति संचय के स्थान पर सैनिकों को ही साधुओं के वस्त्र पहनाकर उनसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य लिया जाने लगा। शासक ही
जिस तरह पहले श्रावक और बाद में श्रमण बनकर बौद्ध संघ के लिए अपना सर्वस्व तथा राजकोष तक न्योछावर कर रहे थे, उसने राष्ट्र की केंद्रीय शक्ति के क्षीण होने में सहायता पहुंचाई। भारद्रथ तो बहाना भर थे। अपने समय में सम्राट अशोक ने राजकोष को रिक्त कर देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और अशोकावदान के अनुसार तो घटनाक्रम अशोक के अंतिम दिनों से जुड़ा हुआ है। वह स्थिति भर नहीं बताता, अपितु इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का एकांगी उपयोग हो रहा था। सम्राट अशोक ने 100 करोड़ की राशि बौद्ध संघों को दान स्वरूप देना निश्चय किया। इस राशि अर्थात 100 करोड़ की मात्रा को आज नहीं अपितु ईसा पूर्व के दौर में रहे मुद्रा मूल्य के दृष्टिगत देखिए। यह वृतांत सिहरन भर देता है, क्योंकि उल्लेख है कि सम्राट ने अपने निश्चय के अनुसार 96 करोड़ तो बौद्ध संघ को प्रदान भी कर दिए, परंतु इतने से राजकोष अब रिक्त था। 4 करोड़ की राशि और देय थी। आज के समय के दृष्टिगत यह अब भी सैकड़ों करोड़ का शेष होता। अपने अंतिम दिनों में धर्म ही अशोक की धमनियों में ऐसे रक्त की तरह दौड़ रहा था कि उन्होंने अपने प्रण को पूरा करने के लिए अर्थात 4 करोड़ की राशि के एवज में राज्य का ही बौद्ध संघ को दान कर देने की घोषणा कर दी। राज्य का दान? क्या राजा को इसका अधिकार था? क्या राज्य किसी राजा की निजी संपत्ति होती है? क्या निजी धन से बौद्ध संघ को 96 करोड़ दिए गए थे? मौर्य शासन अपनी प्रजा से कम कर वसूल नहीं करता था। तब क्या प्रजा की राज्य से केवल एक ही अपेक्षा थी कि सारा ध्यान धर्म मार्ग पर लगा रहे? यह सत्य है कि एक समय अशोक का प्रशासन कठोर, सुव्यवस्थित और नियमबद्ध था, परंतु समय के साथ साथ ध्येय और मार्ग केवल एक ही रह गया था। यह उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में ही प्राप्त होता है कि सम्राट अशोक के बेटे कुणाल के पुत्र संप्रति उस दौर में युवराज के पद पर आसीन थे। अशोक ने संपूर्ण राजकोषीय धन भिक्षु संघ को दान देने का विचार किया। यह राशि कुरकुटाराम विहार भेजी जा रही थी। ऐसे समय में राज्य के अमात्यों ने सूझबूझ से काम लिया। एकजुट होकर सभी अमात्यों ने युवराज संप्रति से इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। विमर्श के उपरांत युवराज ने यह निर्णय लिया कि किसी सम्राट की मूल शक्ति उसका राजकोष होता है, अतः बचा खुचा धन सहेजना आवश्यक है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में बहुत ही रोचक तौर से यह वृतांत प्रस्तुत है कि अमात्यों और युवराज ने मिलकर वृद्ध राजा के आदेशों को अमान्य कर दिया। सम्राट अशोक पहले स्वर्ण पात्रों में भरकर कुरकुटाराम विहार भिक्षुओं के लिए भोजन भेजा करते थे। अब इसका निषेध कर दिया गया। उन्होंने चांदी के पात्र में भोजन भेजना चाहा, वह भी न कर सके। अगले प्रयास के तौर पर लोहे के, तत्पश्चात मिट्टी के पात्रों में भोजन भेजे जाने का प्रयास किया गया, परंतु राजकोष से अब इस हेतु कोई व्यय करने देने में युवराज अमात्य मिलकर सहमत नहीं थे। सम्राट अशोक ने संदिग्ध और क्षुब्ध होकर अपने महाअमात्य से पूछा कि यदि मैं राज्य का अधिपति हूं तो मेरे आदेशों की ऐसी अवहेलना क्यों? जब उन्हें इस संबंध में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तब वे भावुक हो उठे। आंखें भर आई। महाअमात्य से उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में यह आधा आंवला शेष रह गया है, उस पर तो मेरा अधिकार है। इसे ही मेरी ओर से अंतिम दान के रूप में कुरकुटाराम विहार भेज दिया जाए।
बौद्ध ग्रंथों में सम्राट अशोक के इस आधे आंवले के दान को महादान के रूप में निरूपित किया गया है। पुनश्च सम्राट अशोक ने अपने समय को जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय है और रहेगा। देश, समाज और धर्म से जुड़े कार्यों के दृष्टिगत वे हमेशा सम्मान सहित याद किए जाएंगे। इस सबके पश्चात भी इस खरे सोने के सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि इन्हीं समयों में महान मौर्य साम्राज्य के पतन की नींव भी रख दी गई थी। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र संभवतः उनके सबसे योग्य उत्तराधिकारी हो सकते थे। इसका कारण देश विदेश में संपर्क संबंध स्थापित करने में उनको मिली अपार सफलता से आंका जा सकता है। वे तो धम्म मार्गी हो गए थे, अतः यह योग्यता तो महान सिंहासन से विरक्त हो गई। उनके पुत्र कुणाल भी योग्य विकल्प थे, परंतु यह सभी को ज्ञात है कि कैसे वृद्ध सम्राट अशोक की युवा पत्नी तिष्यरक्षिता राजकुमार कुणाल के प्रेम में पड़ गई। असफल होने पर उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक कुणाल की आंखें निकलवा दी। सिंहासन का यह योग्य उत्तराधिकारी नेत्र विहीन हो गया। इन सभी के आलोक में अंतिम मौर्य शासक बाह्रद्रथ की परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो वे असहाय प्रतीत होते हैं। उन पर बौद्ध मठों का दबाव था, जिनका तत्कालीन राजनीति में पर्याप्त दखल हुआ करता था। एक एक कर साम्राज्य से अलग होते जाते राज्यों को अपने साथ बनाए रखने के दृष्टिगत अब सेना की आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी, परंतु कंगाल हो चुके राज्य को अपने सैनिकों को वेतन भी तो देना था। राजा बाह्रद्रथ की बौद्ध धर्म के पालन को लेकर निष्ठा जाहिर थी, परंतु प्रजा की अपेक्षाओं पर खरा उतरना भी तो राजधर्म था। वाण भट्ट रचित हर्षचरित में बाह्रद्रथ को प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है, अर्थात ऐसा राजा जो सिंहासन पर आसीन होने के समय अपनी प्रजा के कल्याण के लिए की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में अक्षम हो। ऐसे प्रतिज्ञा दुर्बल शासन का अंत पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। यह विषय अनेक कारणों से विवेच्य है। प्रथम इसलिए कि इतिहास में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, दीपक तले भी अंधेरा होता है। इस बात को समझते हुए अतीत के पन्ने पलटने चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है धर्म और राजनीति का घालमेल। क्या अशोक की बौद्ध मठों के प्रति दान धर्मिता बिल्कुल वैसी ही आत्मघाती नहीं थी जैसी दानवीर कर्ण का इंद्र को अपने कवच कुंडल ही उतार कर दे देना? हर समय की राजनीति की समालोचना आवश्यक है, परंतु हम एकांगी हो जाते हैं। क्यों? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।